मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन जानबूझकर फ्रेम किया गया, ये ध्यान में रखते हुए कि एग्जाम पास आ रहा है, एनसीईआरटी के उस कॉर्नर तक पहुंचना है जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे होंगे, उन स्ट्रक्चर तक जाना है जहां तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन उस पर आधारित क्वेश्चंस आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, मैंने पूरी कोशिश करी है, जैसे कि मैं प्रीवियस डिस्कशन करता आया हूं, चाहे वो क्लास 11 की एनसीईआरटी हो, चाहे वो क्लास 12 की एनसीईआरटी हो, एंड उस एनसीईआरटी में चाहे वो पुरानी एनसीईआरटी हो, चाहे वो न्यू एनसीईआरटी हो, हमने उसके पेज नंबर आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आप तुरंत एनसीईआरटी सामने रखें और इस पार्ट का रिवीजन हाथों हाथ कर लें। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यहां पे स्ट्रक्चर दिए हैं और यहां उसके कॉमन नेम दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला स्ट्रक्चर है, अब हो सकता है आप में से कई सारे बच्चे इसको नहीं जान पाए होंगे कि ये क्या होगा। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे को मैच करिए, आप तीसरे को मैच करिए और ऑप्शन को देखिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग में कभी कभी एग्जामिनर वो क्लू छोड़ देता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे को नहीं आ रही हैं, लेकिन वो प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं मैच होगा और उससे आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो चले ध्यान दें, ए जो है ये बेटा आपके सामने, इसे बोलते हैं वेनिलिन, ये है वेनिलिन। और अभी ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में आया हुआ है, वेनिलिन पर आधारित प्रश्न, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। ये आपके सामने दिस इज द वेनिलिन, तो ए के सामने हो गया आपके सामने दिस इज द 2। बी जो है आपके सामने, ये बहुत आसान है, आपने कर ही लिया होगा, राइमर टाइमर रिएक्शन में आप तो बनाते ही हैं इसको। तो बी जो है ये आपका है 1 सैलिसिलडिहाइड, दिस इज द सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, और सिनेमल्डिहाइड का जो आंसर हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा दिस इज द 4। तो बी और सी तो बहुत ही आसान था। अगर आप यहीं से देखना चाहेंगे, बी अगर मान लो आपने पहला नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया तो बी का 1 एंड सी का 4, देख लिया बेटा, बी का 1 एंड सी का 4, बी का 1 सी का 3, बी का 1 नहीं है, बी का 1 नहीं। आंसर यहीं से आ गया बेटा कि ना तो ये होने वाला है, ना ये होने वाला है, ना ये होने वाला है, आंसर हमारा 1 होने वाला है। बहुत आसानी से आंसर आ गया। फिर भी हम आगे देखेंगे, ये जो डी है इसे बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, तो डी का आंसर हो गया 3। बेटा सब एनसीईआरटी से लिया गया है, सब एनसीईआरटी से लिया गया है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। एंड द ई जो है वो है बेंजल एसिटोफिनॉन, ई का आंसर हो जाएगा 5। तो आपने देख लिया 21435, 21435 इज द आंसर। बहुत आसानी से हमने इसका आंसर को सॉल्व किया। लेकिन प्यारे बच्चों देखना, एनसीईआरटी में जाओगे, जो गिवन पेज नंबर हमने आपको दे रखा है उस पर अगर आप जाकर देखते हैं तो आप पाते हैं, देखिए बेटा एनसीईआरटी से है, ये वेनिलिन है, ये सैलिसिलडिहाइड है और ये सिनेमल्डिहाइड है। वेनिलिन में देखना अच्छा चीज है, और सैलिसिलडिहाइड और सिनेमल्डिहाइड आपके सामने आ चुका है। एक बार आप इसको बहुत ध्यान से देखना। दूसरी बात करें तो जब हम एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, जब हम एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लेके आते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, ये जो लिखा है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, क्या है बेटा इसका कॉमन नेम क्या है? दिस इज द मेसिटाइल ऑक्साइड। तो मेसिटाइल ऑक्साइड कभी आपसे पूछ लेना तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे क्या करना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन का जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है उसी को मेसिटाइल ऑक्साइड बोलते हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि अगर हमने लिख दिया कि 2 मॉलिक्यूल लिखा CH3CO, और इससे क्या बनता है मेसिटाइल ऑक्साइड, और एक ऐसा है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एल्डोल एसीपी का मतलब है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या है, मेसिटाइल ऑक्साइड। ये आपको बेटा याद रखना है, ठीक है। दूसरा है, ये भी आपके एनसीईआरटी का है, कि जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं एसिटोफिनोन के साथ, टेम्परेचर भले 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, बहुत कम टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पर एल्डोल कंडेंसेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम टेम्परेचर पर ही, लो टेम्परेचर पर ही एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। ये उसका एग्जांपल है, अपने एनसीईआरटी का है, दिस इज कॉल्ड बेंजल एसिटोफिनोन। ये नाम ही कह रहा है, चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि मेरा संधि विच्छेद करो, तो मैं बेंजल मतलब बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन से बनने वाला एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। और वहां पर आपको क्लास में बताया गया है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अलावा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां एरोमेटिक रिंग के साथ है, तो आपके सामने लो टेम्परेचर पर ही एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये कॉमन नेम है। मेस्टाइल ऑक्साइड पूछा है, कई बार पूछा है, समझ में आया। मेस्टाइल ऑक्साइड ने पूछा इसका आईयूपैक नेम बताओ, मेस्टाइल ऑक्साइड ने पूछा इसके पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेकिन मेस्टाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर नहीं दिया था। जेईई मेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो जब वहां आ सकता है तो अपने नीट में क्यों नहीं आ सकता। हमें हर तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। तो ये कुछ चीजें थी एनसीईआरटी से, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, चीजें आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो ये पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन हो गया, 54 का आंसर हो गया, दैट इज 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, when ethanol is heated with concentrated H2SO4, इथेनॉल दैट इज हमने लिखा CH3 CH2OH, ये हमारे सामने है इथेनॉल, और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। प्यारे बच्चों, आपने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और हमने इसको हीट किया। तो उसके बाद बोलता है ए गैस इज प्रोड्यूस्ड, द कंपाउंड फॉर्म व्हेन दिस गैस इज ट्रीटेड विथ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट दिमाग में आते ही आ गया होगा। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन और विस्नल ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। बहुत ध्यान समझना। तो ये आंसर देख के ही पता चल रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें तो यहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ये यहां से वाटर निकल जाएगा और आपके सामने बन गया इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर हमने ले लिया बेयर्स रिएजेंट। ये ले लिया हमने बेटा बेयर्स रिएजेंट, और बेयर्स रिएजेंट लिया तो विस्नल ग्लाइकॉल दैट इज CH2 यहां पर OH और यहां पर OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। सिन एडिशन का एग्जांपल होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3rd। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा। अब जैसे ही आपके सामने आ गया इथेनॉल, तो यहीं पर अब आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लेने चाहिए, और मैं आपके कंसेप्ट रिवीजन में मैं आपकी हेल्प करूंगा। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आपके लिए मैं सारी चीजें बनाकर लेके आया हूं कि इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग it with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, और there is a formation of इथाइलिन या इथीन। प्यारे बच्चों, अभी के अभी मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये टेम्परेचर बहुत जरूरी है। टेम्परेचर H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, लेकिन एक जगह टेम्परेचर 443 केल्विन है, एक जगह टेम्परेचर 413 केल्विन है। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में बात करोगे तो एक जगह टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक में 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। 150 इथेनॉल की बात करूं, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाए तो एलिमिनेशन, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आए तो सब्स्टिट्यूशन। ये एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बना है, ऊपर एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बना है। जब 443 केल्विन लेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा इथीन, लेकिन अगर 413 केल्विन है तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। प्यारे बच्चों, बन गया डाई इथाइल ईथर, और ये आपके SN2 मैकेनिज्म से बना, यहां सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये टेम्परेचर आपको वापस से रिवाइज करना, मुझे पता है आपको याद है, लेकिन हाँ आप क्वेश्चन उस तरह से आया है तो आपको रिवीजन भी करना होगा। एंड आफ्टर दैट देख लीजिए, ये आपके सामने क्या बन गया, ये आपके सामने इथीन का फॉर्मेशन हो गया। हमने अच्छा, ये याद होना चाहिए आपको, लिख कर नहीं देगा बेयर्स रिएजेंट कभी कभी क्वेश्चंस में। तो डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन मतलब कोल्ड, 273 केल्विन मतलब कोल्ड, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? कोल्ड। तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ विस्नल ग्लाइकॉल, दैट इज ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो गया इथीन 1,2 डाइऑल, इसे हम इथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से भी जानते हैं। तो एनसीईआरटी का पॉइंट है एल्कीन ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को क्या बोलते हैं? दैट इज बेयर्स रिएजेंट प्रोड्यूसेस विस्नल ग्लाइकॉल एंड डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये सारी चीजें क्लास में आपको डिस्कस कराई गई हैं। तो इस तरह से आपने देखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। चलिए साहब, क्योंकि बेयर्स रिएजेंट दे दिया, टेम्परेचर था,
हम कौन सा टेम्परेचर माने, 443 केल्विन या 413 केल्विन। तो चूंकि उसने बेयर्स एजेंट दिया, इसलिए आपको सोचना होगा कि हम यहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में सोचेंगे, तो हम इथीन यानी एलिमिनेशन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। चलिए साहब, तो ये इंपॉर्टेंट था बेटा, देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। एकदम न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। अब आपका ध्यान लेके जाना है पहले ऑप्शन की ओर। वैसे ऑप्शन ऐसे बनाए गए हैं कि आपसे आंसर गलत करवाने के पर्पज में नहीं, मैं आपके सिखाने के पर्पज से क्वेश्चन बना के लेके आया हूं, क्योंकि आंसर तो आपने निकाल ही लिया होगा। लेकिन सीखिए बेटा, पहला जो आपके सामने लिखा है उसने बोला कि इसका नाम ग्लाइसिल एलेनिन है। कहीं नाम दिया है, कहीं डिजीज दिया है। अब आपको खुद से सोचना है कहीं नाम है कि डिजीज है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में, वो आपको खुद से सोचना है। तो ये है ग्लाइसिल एलेनिन। क्या ये ग्लाइसिल एलेनिन है? ग्लाइसिल एलेनिन क्या होता है? दिस इज अ डाइपेप्टाइड। अब सुनो कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे इसको पढ़ा जाए। ये जो आपके सामने पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है बेटा, प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, ये जो आपके सामने CONH ये पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, इसको आप ऐसे तोड़ दीजिए और यहां पे आप सोच लीजिए OH और यहां पे सोच लीजिए H। तो ये आपका ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, ये आपका एलेनिन अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन और एलेनिन से बनने वाला डाइपेप्टाइड इज कॉल्ड ग्लाइसिल एलेनिन। ग्लाइसिन और एलेनिन, जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड है उसका पूरा नाम लिखते हैं, उसके पहले जितने भी हो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, एन पेप्टाइड, तो उसमें क्या करते हैं, ग्लाइसिन इन हटा के YL लगा देते हैं, तो नाम क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिल एलेनिन। एकदम नाम सही है। चलो एक चीज और सिखाता हूं यहीं पर। अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बनाया होता H2N, पहले इसको लिखता बेटा CH, ये आपके सामने है CH3, और हम आपके सामने पेप्टाइड बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो यानी यहां से OH निकालेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल से H निकालेंगे। ये आपके सामने आ गया NH और इधर आएगा CH2 COOH। प्यारे बच्चों इसको ध्यान से डिकोड करने की कोशिश करो। पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ो, यहां पे आपके सामने OH, यहां के आपके सामने H। अब ये क्या नजर आ रहा है, दिस इज द एलेनिन एंड दिस इज द ग्लाइसिन। तो अब आप कैसे नाम लिखोगे, एलेनिल ग्लाइसिन। कैसे नाम लिखना होगा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एलेनिल ग्लाइसिन। मैंने बोला था इन हटा के YL लगाना है, तो नाम होगा इसका दिस इज कॉल्ड एलेनिल ग्लाइसिन। बेटा याद रखना, ग्लाइसिल एलेनिन अलग बात, एलेनिल ग्लाइसिन अलग बात। ये डिफरेंट डाइपेप्टाइड बन गया है, डिफरेंट डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन है। बेटा एनसीईआरटी ने वन वर्ड का भी इस्तेमाल किया है, तो अगर वन वर्ड में लिखोगे तो इस डाइपेप्टाइड को अपन लिखते हैं GA और इस डाइपेप्टाइड का नाम हो जाएगा AG। समझ में आया? तो ये डाइपेप्टाइड को भी ध्यान से देखना, उसका नाम कैसे लिखा था। यानी पहला नाम सही है, मेरा पर्पस था आपका रिवीजन कराना। ये एनसीईआरटी से है, इधर देखो बेटा ये बना हुआ है, हमने एनसीईआरटी से उठाया है। दिस इज क्या, ग्लाइसिल एलेनिन, ग्लाइएला, इसे ग्लाइएला बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को क्या बोल देंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड एलाग्लाई, दिस इज कॉल्ड एलाग्लाई। दोनों डिफरेंट डाइपेप्टाइड हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप यह वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है बेटा। विटामिन B1 इज कॉल्ड थियामीन, विटामिन B1 इज कॉल्ड एज थियामीन। और बेटा अगर ये थियामीन है तो बता, इससे जो डिजीज होती है, डिफिशियंसी डिजीज, बेरी यानी आपका उसने क्या पूछा है आपसे, उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो आपका ये करेक्ट है, आपका ये भी करेक्ट है। याद रखना थायमीन नहीं, थायमीन क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस। मैंने पहले भी बताया थायमीन अलग बात, थियामीन अलग बात। थायमीन इज ए नाइट्रोजिनस बेस। इज इट क्लियर? कौन सा, पायरिमिडीन वाला। नाउ द स्टार्च, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन उसने क्या लिख दिया, उसने लिख दिया बीटा डी ग्लूकोज। नहीं साहब ये गलत हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा जो बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, यह बनाता है, उसे बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज होता तो बीटा डी ग्लूकोज सही होता, लेकिन यहां पर क्या है, स्टार्च है तो अल्फा डी ग्लूकोज, यानी ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्टार्च से एसोसिएटेड है अल्फा। आंसर थर्ड इज ए इनकरेक्ट। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग, यस सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग।
ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो रिड्यूसिंग यूनिट है एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज का जो होता है C1 एंड फ्रक्टोज का जो होता है C2, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में खर्च हो गए, इसलिए एक ऐसा होता है नॉन रिड्यूसिंग। ये भी सही है। तो मुझे पता है इन 4 ऑप्शन से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। चलिए बेटा आइए, मैं पूरी कोशिश करता हूं मेरे हर पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल का रहे, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहे, एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम लोग सारे लोग जो अनअकैडमी के टीचर्स हैं वो इसी बात पर ध्यान में रखते हुए फिर क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। चलिए आइए ध्यान रखते हैं। तो ये आपने सीख लिया बेटा। नाउ आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ए एंड बी। फिर आया डाइल्यूट KMnO4, ये जे मेंस का आया हुआ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना। डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन, क्या है ये? दिस इज द बेयर्स रिएजेंट, दिस इज द बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? पाई बॉन्ड को तोड़ दे, 2 OH को विस्नल पोजीशन पर जोड़ दे, विस्नल पोजीशन पर जोड़ दे। तो बताओ क्या है? यानी यहां से बॉन्ड टूटेगा, OH एंड OH जुटेगा। ये देखो A क्या हुआ? OH एंड OH सही है, OH एंड OH सही है। नहीं साहब ये गलत है, यहां पे OH नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये बॉन्ड नहीं, पूरे बॉन्ड नहीं टूटता है, केवल पाई बॉन्ड टूटता है, तो बेटा ये भी क्या है आपका गलत। चलिए साहब अब ध्यान से देखना, OH 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 OH, यानी अभी तक 1 एंड 2 में क्या चल रहा है? मैच टाई है, कुछ भी हो सकता है। CrO3, CrO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा CrO3 केवल लिख दिया है, अपन बोलेंगे एनहाइड्रस CrO3। अगर हम बात करते हैं एनहाइड्रस CrO3, मैंने लिख दिया एनहाइड्रस CrO3। 1 डिग्री अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, एंड 3 डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन। तो देखिए बेटा 1 डिग्री अल्कोहल ये 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, तो ये तो कीटोन में जाएगा। यस दोनों जगह कीटोन है। ये आपके सामने दिस इज द 2 डिग्री और ये आपके सामने 3 डिग्री का नो ऑक्सीडेशन। लेकिन 3 डिग्री में देखिए इन्होंने क्या कर रखा है बेटा, ये आपके सामने दिस इज द 2 डिग्री, दिस इज द 3 डिग्री। इन्होंने 3 डिग्री में क्या कर दिया है? ये डिहाइड्रेशन कर दिया। नहीं साहब ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 डिग्री को ये टच नहीं करेगा, तो आंसर इज द सेकंड। हमारा आंसर हो गया बेटा सेकंड। क्या यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई हैं? अच्छा मेरी बात बहुत ध्यान से समझने का एक प्रयास और भी करिए आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, अगर हमने यहां पे लिया होता जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स जिसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भी क्या करता है वो? 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन तक, और 3 डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है? जवाब दीजिए। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको चीजें समझ में आई होंगी। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आंसर इसका हो गया सेकंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। 4 डिफरेंट रिएक्शंस लिए हैं, आपको बताना है। पहला रिएक्शन जो है आपके सामने, पहले रिएक्शन को देखिए। एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराई जा रही है। एल्डिहाइड या कीटोन, जनरली एल्डिहाइड लेते हैं एंड सम कीटोन ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। सोडियम बाइसल्फाइड लिया तो अब सीधे फाइनल प्रोडक्ट पे जाते हैं, क्योंकि आपको पूरा मैकेनिज्म पता है। तो बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है OSO2Na। ठीक है, चलिए साहब यहां बन गया OSO2Na। जानबूझकर मैंने क्वेश्चन दिया, क्योंकि अगर हम आपसे बात करें तो बेटा ध्यान से समझना, हम यहां पर ऐसे भी लिखा है, आपके सामने लिखा हो सकता है आपने कुछ लोगों ने सोचा भी होगा, इसीलिए मुझे आपके सामने इसको लाना जरूरी था। यहां SO3Na पहले भी टेस्ट में क्वेश्चन में इस पर आधारित पूछ चुका हूं। मैंने कहा ना कि अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, हिंदी एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, इंग्लिश एनसीईआरटी में ये बना हुआ है। दिस इज रेफरेंस बुक में आपको मिलेगा SO3Na, आपके एनसीईआरटी में OSO2Na। तो आपको दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा पर्पस था वापस से आपका ध्यान यहां आकर्षित करना। कोई एक ही ऑप्शन में आएगा, और रिसेंटली क्वेश्चन आया है नीट में ही आया है, उसमें OSO2Na करके ही पूछा गया था और आंसर करेक्ट था। तो ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। बाकी इस पे बारे में आपको सब कुछ पता है। दूसरा है, जैसे कीटोन की रिएक्शन हमने कराई इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ,
तो ये कीटोन की रिएक्शन हमने कराई, इथाइलिन ग्लाइकॉल, दिस इज द डाइहाइड्रिक एल्कोहल, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल से बन रहा है, दिस इज द इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये आपके सामने है इथाइलिन ग्लाइकॉल, और यहां पर है कीटोन, कीटोन की रिएक्शन हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ करा रहे हैं, HCl गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल का फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर एलिमिनेट होगा। लेकिन अगर हमने डाइल्यूट HCl ले लिया, डाइल्यूट HCl ले लिया तो रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैकवर्ड। क्यों रे, क्योंकि यहां पर H2O हमें मिल रहा है, और अगर हमने डाइल्यूट फॉर्म में ले लिया तो H2O का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और रिएक्शन किधर चला जाएगा, बनने वाले जो कीटल है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और रिएक्शन वापस से पीछे चली जाएगी। क्वेश्चन कितना प्यारा यहां पे फ्रेम किया जा सकता है, हम ऊपर लिख सकते हैं डाइल्यूट HCl और नीचे लिख दिया हमने HCl गैस, लो क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया, फिर आंसर गलत हो जाता। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है, फॉरवर्ड ले जाने के लिए HCl गैस वाटर नहीं होना चाहिए, या ड्राई HCl, आप यहां पे ड्राई HCl भी लिख सकते हो, लेकिन डाइल्यूट HCl लिया तो कैसा जाएगा, ये बैकवर्ड। चलिए साहब, यानी ये भी आपका आंसर उसने पूछा है इनकरेक्ट, ये आपका है करेक्ट, ये भी आपका है करेक्ट। नाउ द थर्ड, एल्कोहल की रिएक्शन NaCl के साथ कराई और बन रहा है RCl। बहुत प्यार से समझना इस क्वेश्चन को, दो तरीके से इसको हम समझा सकते हैं आपको समझना। पहला, एल्कोहल खुद में क्या है, एल्कोहल खुद में क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। Na+ जो है, Na+, बहुत ध्यान समझना, Na+ आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, Na+ आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। एंड प्यारे बच्चों, जो आपका Cl- है, Cl- है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, एंड न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, तो यानी ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि जो ROH है, ROH है, यहां कौन से बॉन्ड को तोड़ने की बात हो रही है प्यारे बच्चों, यहां RO बॉन्ड को तोड़ने की बात हो रही है, RO बॉन्ड को तोड़ने की बात हो रही है, RO बॉन्ड को तोड़ने की बात हो रही है। एंड दिस इज द पुअर लिविंग ग्रुप, ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, और पुअर लिविंग ग्रुप ऐसे नहीं निकलेगा, इसे करना पड़ेगा प्रोटोनेशन। अगर आप इसका प्रोटोनेशन करते हैं, बहुत ध्यान समझना, अगर आप इसका प्रोटोनेशन करते हैं तो प्यारे बच्चों ये आपका ROH2+, नाउ दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, अब ये बॉन्ड टूटने के लिए तैयार है। तो यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं प्रोटोनेशन करने के लिए, तो इससे ये क्लियर होता है या तो प्रोटोनेट करो, या फिर कोई लुइस एसिड भी ले सकते हो, लुइस एसिड भी ले सकते हो, मतलब इसको हम गुड लिविंग ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दो, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। एंड एल्कोहल, याद रखना, एल्कोहल मैं लिख रहा हूं यहां पे, ROH जो है ये आपका क्या है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ROH2+ प्रोटोनेटेड एल्कोहल इज अ इलेक्ट्रोफाइल। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है। तो हमें H+ का सोर्स लेना पड़ेगा। अब H+ का सोर्स क्या क्या ले सकते हैं, H+ का सोर्स क्या क्या ले सकते हैं, बहुत ध्यान समझना। हम यहां ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं, हम यहां ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H3PO4 ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर हमने यहां पर ले लिया NaI एंड KI ले लिया, तो NaI KI के केस में पहले भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसके केस में बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं लेना है, इसके केस में लेना है कंसंट्रेटेड H3PO4 लेना है। बिकॉज कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, वो यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और यहां पर क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बन के आएगा, दैट इज देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ I2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर H3PO4 लेंगे तो यस, यहां देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ RI। तो ये भी ध्यान में रखना है। वापस से रिवाइज कर दिया, आपके एनसीईआरटी का लाइन है, वापस से रिवाइज कर दिया कि NaI और KI के समय में I- जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके HI बनाएगा। HI क्या करेगा बेटा, वापस सुनना, क्या फॉर्मेशन कर देगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके I2 में चेंज हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए एनसीईआरटी लिखता है 95%
95% आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो यानी ये जो आपके सामने ये गलत है। नाउ द नेक्स्ट आपके सामने अगर बात करते हैं तो ये एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हमने प्राइमरी अमाइन के साथ कराया, एंड दिस इज द NaER न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां से ऑक्सीजन, यहां से H2, pH 4 to 6, बेस्ट pH 4.5 और यहां से वाटर निकल जाएगा। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड इमाइन का फॉर्मेशन है, रिवीजन भी करवाना था मुझे इसका आपका। और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सिप्स बेस, इसे हम लोग सिप्स बेस के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने अगर हमने एमाइन की रिएक्शन कराई है, यहां मैंने ले लिया RnH2 और इसके सामने ध्यान, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, चाहे आप रिएक्शन करा दीजिए एल्डिहाइड के साथ और चाहे रिएक्शन इसकी करा दीजिए आप कीटोन के साथ। बहुत ध्यान समझना, चाहे आपने इसकी रिएक्शन करा दी एल्डिहाइड के साथ और चाहे इसकी रिएक्शन करा दी कीटोन के साथ, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। इसे क्या बोलते हैं, सिप्स बेस के नाम से जानते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपको चीजों को सीखने को मिला होगा। एक बार रिवीजन हो गया होगा, एग्जाम बहुत पास आ रहा है, चीजें रिवाइज हो रही हैं। तो ये जो आपके सामने आंसर है, दिस आंसर इज करेक्ट। तो उसने पूछा है इनकरेक्ट आंसर आपका है दैट इज द थर्ड। तो ये सारी चीजें भी कुछ आपको पता है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, क्वेश्चन नंबर 68। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ भी है, चीजें समझिए। लिस्ट 1 में दिया है टेस्ट रिएजेंट ऑब्जर्वेशंस एंड लिस्ट 2 में एलिमेंट डिटेक्टेड। तो प्यारे बच्चों उसने बोला लेसाइन टेस्ट जैसे बोले ना वैसे आपके दिमाग में बन जाना चाहिए NSXP, मतलब नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस का डिटेक्शन। तो ए का आंसर आपके सामने हो गया 3, ए का आंसर हो गया 3। देखिए ए का 3 होते ही आपके सामने 2 कट हो गया एंड 4 कट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कॉपर 2 ऑक्साइड दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। प्यारे बच्चों क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं, हमारे सामने कार्बन कंटेनिंग या हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कॉपर 2 ऑक्साइड यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, CO2 में, और हाइड्रोजन किसमें हो जाता है, H2O में। अब कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए CO2 बना है और उसमें हम लाइम वाटर प्रवाहित करते हैं तो मिल्की सोल्यूशन बनता है CaCO3 बनने के कारण। मिल्की सोल्यूशन बना है यानी CO2 संपर्क में आया है, CO2 संपर्क में आया है यानी कार्बन की पहचान उसने कराया है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो वाटर के रूप में। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो प्यारे बच्चों होता है, ये कलरलेस होता है या व्हाइट होता है। तो जब ये वाटर के संपर्क में आया तो कॉपर सल्फेट .5H2O बनने के कारण ब्लू कलर आता है। क्या है, क्या बनना, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लू विट्रियोल। यानी पानी संपर्क में आया है, H2O संपर्क में आया है, यानी कि हाइड्रोजन आया है, तो हाइड्रोजन का डिटेक्शन हो गया। यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएं तो कार्बन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए, उसने क्या दे रखा है आपके सामने, दैट इज द कॉपर 2 ऑक्साइड एंड देखिए ये कार्बन आ गया। तो यानी आपके सामने प्यारे बच्चों बन चुका है बी के साथ जाएगा 1, बी के साथ जाएगा 1, बी के साथ 1 एंड बी के साथ 1। अभी कहानी आगे बढ़ानी पड़ेगी। चलिए साहब, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आपके सामने यहां पर है AgNO3। जब हमने लेसाइन सोल्यूशन बनाया तो NaX, जब हम हेलोजन को टेस्ट करते हैं तो किस फॉर्म में, NaX के फॉर्म में। नाइट्रोजन किस फॉर्म में, NaCN के फॉर्म में। यानी कार्बन होना जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तभी NaCN बनेगा। यानी NH2 को लेसाइन टेस्ट के द्वारा क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है तो NaCN नहीं बनेगा। सल्फर है तो Na2S के फॉर्म में। हम यहां हेलोजन की बात कर रहे हैं तो AgNO3 के साथ रिएक्शन किया और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ AgX का। यही प्रेसिपिटेट हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है एंड दैट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन NH4OH, यानी हमें पता चल चुका है वो क्या है, AgCl। और AgCl है यानी यहां से पता चला किसके बारे में बात हो रही है, कौन सा हेलोजन आइडेंटिफाई हो चुका है, दैट इज द क्लोरीन।
अगर आपके सामने पेल येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन NH4OH यानी AgBr बना है, यहां हमें पता चलता है Br के बारे में। अगर येलो प्रेसिपिटेट बनता है, अच्छा येलो प्रेसिपिटेट और पेल येलो प्रेसिपिटेट में आसानी से हमारी आंखें अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हैं, हमें सेकंड स्टेप बढ़ना होता है। अगर NH4OH में स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो AgBr, और अगर NH4OH में इनसॉल्युबल है तो AgI बना होगा। तो यहां से हमें आयोडीन के बारे में पता चल गया। तो क्या हमने AgNO3 की मदद से हैलोजन के बारे में पता कर लिया? यस। तो यहां से हमें किसके बारे में पता चल चुका है? स्पेसिफिकली हैलोजन के बारे में पता चला है। तो अगर हम ऑप्शन में जाएं तो हमको दिख चुका है दैट इज द सिल्वर नाइट्रेट 4, दैट इज स्पेसिफिकली हैलोजन। द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट विद एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं यहां पर कि आपके सामने आ चुका है, ये हमने वो सल्फर किस फॉर्म में, Na2S के फॉर्म में लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन हुआ एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ PbS, यानी सल्फर का डिटेक्शन होता है। तो आपके लिए डी आंसर जो है वो मैच होगा 2 से। तो C का 4 एंड प्यारे बच्चों यहां C का 2 है, यहां C का 4 है, तो यहां से ये आंसर हमारा यहीं पर करेक्ट हो चुका था। ये आंसर हमारा क्या था? रॉन्ग था। बाकी आगे का तो समझ में आ रहा है, डी का 2, तो आंसर हो जाएगा डी का 2। तो इस क्वेश्चन से थ्रू वापस से लेसाइन टेस्ट को रिवाइज कराने की हमारी कोशिश थी। आप इसको जरूर रिवाइज करना, और चीजें सपोर्ट में आपके सामने हैं। चलिए साहब, तो इसका आंसर हमने आपके सामने टिक कर दिया, दैट इज द 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये PYQ का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इतना प्यारा क्वेश्चन है कि जब भी चाहे वो माइनर टेस्ट हो चाहे मेजर टेस्ट हो, इस क्वेश्चन को देने का बड़ा मन करता है। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं, द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको मेटामेरिज्म के बारे में चीजें पता है। क्या होता है मेटामेरिज्म? इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। पहली बात, ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट यानी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो पॉलीवैलेंट होते हैं, बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट एटसेट्रा, उन्हीं के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए साहब, तो यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन की ओर देखें तो पहला ऑप्शन कहता है C5H12। ये क्या है? दिस इज द एल्केन, और एल्केन आपके मेटामेरिज्म शो नहीं करते। एल्केन एंड एल्कीन आपके मेटामेरिज्म शो नहीं करते। C3H8O की बात करें तो इसका जो DU निकालोगे बेटा, इसका DU आपके सामने आएगा 0, DU 0 के साथ 1 ऑक्सीजन। चलिए साहब, C3H6O की बात करें तो यहां पे आपके सामने आया DU इज इक्वल टू 1, और इसके सामने क्या है? 1 ऑक्सीजन। C4H10 की बात करें तो ये है DU इज इक्वल टू 0, और यहां पे सामने है 1 ऑक्सीजन। तो DU 0 1 ऑक्सीजन, DU 0 1 ऑक्सीजन, 2 and 4 दोनों हैं एल्कोहल या ईथर के बारे में बात करते हैं। एल्कोहल आपका मेटामेरिज्म शो नहीं करता, तो हमें ईथर के बारे में बात करनी है। और 3 कार्बन का ईथर मेटामेरिज्म शो नहीं करता, बिकॉज अगर आप बनाने की भी कोशिश करेंगे तो आपने ये बनाया और आपने ये बनाया बेटा, ये आपस में क्या है? होमोमर है। होमोमर, या हमने बोल दिया ये क्या है? दिस इज द आइडेंटिकल। तो ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। यहां पे अगर हम बात करते हैं DU1 and 1 ऑक्सीजन से, अगर हम सिंप्लीफाइड वर्जन में आगे बढ़े तो हम केवल एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। यहां पे आप ट्राई करके देखना, कीटोन के लिए अगर हम बात करें तो कीटोन के लिए क्या 3 कार्बन का कीटोन मेटामेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। अरे हम तो कह रहे 4 कार्बन का भी नहीं करेगा। कीटोन तो 4 कार्बन का भी नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट एल्काइल आप नहीं बना सकते किसके थ्रू? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के थ्रू। तो कीटोन के लिए अगर हम बात करें, कीटोन के लिए बात करें तो आपके सामने मिनिमम 5 कार्बन रिक्वायर्ड।
5 कार्बन का होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं C4H10O तो हमें पहले पता है कि अल्कोहल के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें किसके बारे में सोचना है, ईथर के बारे में। तो 4 कार्बन का ईथर अगर आप बनाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर जा रहे हैं, तो आपके सामने आपने 4 कार्बन का ये बनाया, दूसरा आप ये बना सकते हैं, या आपने 4 कार्बन का ईथर ये बनाया और दूसरा ये बना सकते हैं। ये आपके पेयर मेटामर शो करेंगे, ये आपस में मेटामर शो कर रहा है, ये आपस में मेटामर शो कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, दिस इज द 4 इज द आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए सही है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चीजों को समझिएगा। हमें इससे भी पता चलता है कि हमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करनी है, ठीक है। चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। फॉर एग्जांपल C4H10O रिप्रेजेंट्स मिथॉक्सी प्रोपेन एंड इथॉक्सी इथेन, ये आपस में क्या है, मेटामर। मैच द एग्जांपल्स गिवन इन कॉलम 1 विथ द नेम ऑफ द रिएक्शन इन कॉलम 2। एनसीईआरटी का पूरा रेफरेंस आपके सामने यहां लिखा हुआ है, जहां जहां से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। पहले क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो आसानी से ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ये एसिड हेलाइड है, एसिटाइल क्लोराइड है या एसाइल हेलाइड हो। तो एसिड हेलाइड की बात करें तो H2PdBSO4, दिस Cl is replaced by hydrogen and this reaction is called as Rosenmund reduction। तो 1 का आंसर हो जाएगा E, 1 का आंसर हो जाएगा E, यानी 1 का E, 1 का E, यहां पर दोनों, यानी ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए, लास्ट वाले तो देखने नहीं। दिस इज द बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब NaOH और हीट कराई जाती है, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H नहीं है और वो एल्केली के प्रेजेंस में हीट करा दी जाती है, रिएक्शन होता है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। और ये अगर एक ही तरह का एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला, तो वो सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। तो यहां पर देखिए, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन टू द एसिड सॉल्ट और दूसरे का रिडक्शन टू अल्कोहल, यानी कुल मिलाकर जो सेकंड ऑप्शन है वो जा रहा है डी के साथ, 2D के साथ, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। और अगर डिफरेंट एल्डिहाइड है जैसे फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। एंड जो मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स NaR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड टुवर्ड्स NaR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन टू एसिड सॉल्ट, और जो कम रिएक्टिव है दैट इज रिडक्शन टू द अल्कोहल। इज इट क्लियर? ये चीजें आपकी रिवीजन हो गई हैं। तो आंसर हो गया आपके सामने 2 का D। कहानी अभी भी कह रहा है आगे बढ़ना है, इतने से आंसर आने वाला नहीं है। चलिए साहब, नाउ थर्ड, बेंजीन की रिएक्शन जब हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनॉन, और ये AlCl3 के प्रेजेंस में जब हमने CH3COCl की रिएक्शन कराई, दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 प्रकार के, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्योंकि यहां एसाइलेशन हो रहा है, एसिटाइलेशन हो रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी 3 का आंसर हो गया आपका A, और 3 का आंसर हो गया A। अभी भी कहानी चल रही है, E। हाँ ध्यान सुनना। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां 2 का C दे रखा था और यहां 2 का D दे रखा था, तो आंसर तो आपका यहीं पर आ चुका है, आंसर आपका यहीं पर आ चुका है, ठीक है ना। चलिए साहब, यानी ये भी हमने कहां से, यहीं से हमने इसको अलग कर दिया। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज, ये हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास कम से कम एक अल्फा H हो, एक अल्फा H हो, वो Br2 रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, या फिर यहां पर आपके सामने PbR3 भी लिख सकता है। वैसे ये बहुत फेमस रिएक्शन है, सेकेंड स्टेप भी इन्वॉल्व होता है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ना दे तो हमें अपने मन से मान लेना है। इसमें सबसे पहले हम ये लेते हैं, एंड नंबर 2 पर हम लेते हैं यहां पे वाटर, ना लिखा हो तो भी आंसर देना है। तो हमें क्या होगा, जो इसका अल्फा हाइड्रोजन है रिप्लेस्ड बाई हेलोजन, Br2 है तो Br से, Cl2 है तो Cl से, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, एकदम सही बना हुआ है, हेल-बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम बोलते हैं HBZ रिएक्शन, यानी 4 का आंसर आपका हो गया B। अब फिफ्थ, जब हम एसिटल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा H होता है, वो एल्डोल रिएक्शन देते हैं, एल्डोल रिएक्शन देते हैं, हीट दिया है, एल्डोल कंडेंसेशन,
और एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन चुका है एंड दिस इज कॉल्ड क्रोटेनल्डिहाइड। यहीं पर लिख लो बेटा, क्रोटेनल्डिहाइड भी आ सकता है एग्जाम में। तो फिफ्थ को हमने सी के साथ मैच किया तो आपका आंसर हो गया ईडी एबीसी। ईडी एबीसी आंसर इज द वन, आंसर इज द वन। तो बहुत सारे रिएक्शंस आपके यहां पर रिवाइज हुए होंगे। पेपर देखो, पेपर देखने में भले कैसा लगे, टफ लग रहा है, लेकिन देखो आंसर देखो, यहां 1 का ई ठीक है, जैसे 2 का डी एंड 2 का सी, आंसर तो यहीं से आ चुका था, आंसर तो यहीं से आ चुका था, लेकिन पूरा एक रिवीजन है, हमने ऐसा बना दिया। हो सकता है ऐसा पेपर ना बने, वो अंत तक आपसे कोरिलेशन करवा ले। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से देखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन X के साथ कराई जाती है, फॉलोड बाय H2HCl, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कीन की रिएक्शन उसी X के साथ कराई जाती है, फॉलोड बाय H2NOH H2O2, देन इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। यहां भी एल्कोहल बना। आपको बताना है X क्या है, आपको बताना है X क्या है। अगर आप सेकंड वाले से स्टार्ट करते हो कि जब हम एल्कीन की रिएक्शन, ये हमारे सामने दिस इज द एल्कीन की रिएक्शन, और यहां देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल, थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है क्या? एकदम याद आया होगा। सर याद क्या आ रहा है, हम तो एग्जाम में सही करके आए हैं। एक्स क्या है हुआ? क्या आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन याद आया? प्रोडक्ट इज लाइक एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर और एलिमेंट ऑफ वाटर। प्यारे बच्चों, यानी X जो है यहां पर B2H6 है, ये तो क्लियर हो गया। क्या B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में रिड्यूस कर सकता है? यस, कर सकता है, किया है। सामने देखिए, मास्टर ने पूरी मेहनत करी है आप लोगों के लिए। डिस्कशन से पहले पूरा होमवर्क किया है कि अपने बच्चों को वो सारी चीजें पहुंचाऊं, वो सारी चीजें रिवाइज कराऊं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वन शॉट की तरह वीडियो हो और आपकी सारी चीजें क्लियर हो। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, पढ़ा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल में गया। एक चीज और याद रखना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को वाटर एज ए सॉल्वेंट नहीं लेते हैं। वाटर या एसिडिक मीडियम H3O+ जो लिया है वो सेकंड में लिया है, वाटर सेकंड स्टेप में लिया है, पहले स्टेप में नहीं लिया है, बिकॉज वो रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए LiLH4 के साथ हमने सॉल्वेंट लिया है ईथर। और बेटर विथ डाइबोरेन, दिस इज द डाइबोरेन। ऐसा क्यों भाई, बेटर विथ डाइबोरेन क्यों है? बिकॉज बेटा जो LiLH4 है ना, दिस इज नॉन सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करता है? पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। ऑक्सीजन वाले से अल्कोहल बनाएगा, नाइट्रोजन वाले से एमाइन बनेगा, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हो तो भी एमाइन बना देगा। ये कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रिडक्शन करूंगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हूं मैं। लेकिन अगर हमने B2H6 लिया, मान लो मैंने यहां पर लिया होता LiLH4 और आपका मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड होता, एस्टर भी होता, नाइट्रो भी होता, हेलो भी होता, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता, LiLH4 बोलता मैं सबको रिड्यूस कर दूंगा। लेकिन नहीं साहब, हमें केवल कार्बोक्सिलिक एसिड को, सेलेक्टिवली कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना है, तो हम लेंगे B2H6। प्यारे बच्चों, B2H6 इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में, तो बेटर हो गया ना। अगर हमें केवल टारगेट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में ले जाना है तो B2H6 इज बेटर। इसलिए लिखा है बेटर विथ डाइबोरेन, बिकॉज डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर, नाइट्रो, हेलो एटसेट्रा। लेकिन अगर हमने NaBH4 ले लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आपको पता है कि NaBH4 एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड हैलाइड को एंड इमाइन को रिड्यूस करता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने यहां पे आपको रिवाइज करा दी है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है, यानी यहां पे है B2H6। दोनों में कॉमन क्या हो गया बेटा? डाइबोरेन, दैट इज द B2H6। चलिए साहब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके सामने गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कहता है
सिंथेसिस ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर में बी अचीव्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, मिथाइल फिनाइल ईथर, चलिए साहब, क्या हम ये मिथाइल फिनाइल ईथर विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना सकते हैं? क्या WES मेथड से बना सकते हैं? हाँ साहब, असर्शन एकदम सही है, बना सकते हैं। असर्शन एकदम सही है, बना सकते हैं। चलो साहब, फिर बोलता है रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विथ सोडियम मिथॉक्साइड यील्ड्स मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हम सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करा के मिथाइल फिनाइल ईथर बना सकते हैं? अब ये सोचने वाली बात है। इधर देख लो बच्चा, दिस इज मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। क्वेश्चन के अंदर एक नया क्वेश्चन क्रिएट करके लेके आया हूं ताकि रिवीजन अच्छे से हो। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आपको ये मिथाइल फिनाइल ईथर बनाना है, किससे बनाओगे? किससे बना सकते हो? पहले वाले से कि सेकंड वाले से? एक बार आप अगर आप देख रहे हैं, आप सीधे पहले टाइप करिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। ए या बी? ए या बी? सोच के बताइए, ए या बी? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम आपसे बात करें तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक, मैकेनिज्म कौन सी चली? दैट इज द SN2 एंड ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या ये Br जो है हेलोबेंजीन में क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? हाँ। क्या हेलोजन आपका sp2 कार्बन से कनेक्टेड है? हाँ। चाहे विनाइल ब्रोमाइड हो, चाहे फिनाइल ब्रोमाइड हो, प्यारे बच्चों ये आपका SN2 रिएक्शन नहीं देता। अरे SN2 की बात कर रहे हो, ये तो SN1 भी नहीं देता। तो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। हमें जिस पर SN2 करना है उसके बीच पर फोकस करना है, उसके बीच पर फोकस करना है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड यहां टूट जाएगा, बहुत अच्छे मात्रा में SN2 देगा, ये SN2 ही नहीं देता है, यानी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, आंसर है ये। यानी ब्रोमोबेंजीन लेके ब्रोमोबेंजीन लेकर आप मिथाइल फिनाइल ईथर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ये ना ही SN2 देगा और ये ना ही SN1 देगा। वैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपकी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2। देखना किस पर है? जिस पर अटैक हो रहा है, जिस पर अटैक हो रहा है। जो अटैक कर रहा है उस पर ध्यान मत देना, जिस पर अटैक हो रहा है उस पर ध्यान देना, क्योंकि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है? कार्बन हेलोजन का, कार्बन हेलोजन का। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ आ गई? तो इसने बोला कि रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विथ सोडियम मिथॉक्साइड, विथ सोडियम मिथॉक्साइड, ये सोडियम मिथॉक्साइड है, इट्स मिथाइल फिनाइल ईथर। नहीं साहब, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारे सामने जो आंसर बनेगा, assertion is true but reason is false, A is correct but R is not correct, this is the answer। मुझे पूरा विश्वास है चीजों को आपने समझा होगा। आइए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने सेलेक्ट किए गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपको इसको एंजॉय कर रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विथ देयर pKa वैल्यू। बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कंपाउंड आपके सामने दिया है, उसकी pK वैल्यू दी है। इथेनॉल, हमने इथेनॉल बना लिया। फिनॉल, हमने फिनॉल बना लिया। ऑर्थोक्रिशॉल, हमने ऑर्थोक्रिशॉल बना लिया। एंड मेटानाइट्रोफिनॉल, हमने मेटानाइट्रोफिनॉल बना लिया। पहले ही मैं बनाकर लाया हूं ताकि समय कम लगे। प्यारे बच्चों, ये हमें पता है फिनॉलिक कंपाउंड आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल, तो हमें इतना तो पता चल चुका कि हमारा आंसर ये होगा, यानी इन सभी में इथेनॉल सबसे कम एसिडिक होगा। अब हमारे सामने फिनॉलिक कंपाउंड में बात करें, अगर फिनॉलिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। NO2 कौन सा ग्रुप है? इस NO2 की बात करें तो ये मेटा पर लगा है विथ रिस्पेक्ट टू OH। प्यारे बच्चों, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? यहां -I इफेक्ट लगेगा, या जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे उस पर भी क्या है? -I इफेक्ट लगेगा, O- की बात करें। लेकिन यहां CH3 जो है, इसका कौन सा इफेक्ट? +H इफेक्ट आर्थो पर है और +I इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू OH, फिनॉलिक OH। तो यानी इतना तो पता चल चुका है कि एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा नाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होगी फिनॉल से, एंड फिनॉल की ज्यादा होगी आर्थोक्रिशॉल से।
बेटा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, नाम लिखकर आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो बस क्लियर हो गया, हमें पता है एसिडिक स्टेन का ऑर्डर ये हो गया। लेकिन नहीं नहीं नहीं, उसने आपसे के नहीं बल्कि पीके पूछा है। एसिडिक स्टेन प्रोपोर्शनल टू के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, यानी जिसका एसिडिक स्टेन सबसे ज्यादा उसका के सबसे ज्यादा लेकिन उसका पीके सबसे कम। इसी ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं इस नंबर को। जब हमने नंबर को अरेंज किया तो यानी एसिडिक स्टेन सबसे ज्यादा यानी इसका पीके सबसे कम होना चाहिए। इन चारों में सबसे कम वैल्यू 8.3 मैंने यहां लिख दी। अब बढ़ते हुए ऑर्डर में लिख दो। 8.3 के बाद अगला नंबर क्या आ रहा है 10 हमने लिख दिया। उसके बाद 10.2 हमने लिख दिया। उसके बाद 15.9 हमने लिख दिया। आपको इससे मैच करना है, वैल्यू रटनी नहीं है। आपने तो एसिडिक स्टेन के हिसाब से उसको बता लिया, कोरिलेट कर लिया। अब मैच करते हैं इथेनॉल। इथेनॉल के साथ 15.9, तो ए के साथ आपने लिख दिया 3, ए के साथ लिख दिया 3। चलो साहब फिनॉल, फिनॉल के साथ आपके सामने आ गया 10 इज ए 4। चलिए साहब इसके बाद आर्थोक्रिसॉल। आर्थोक्रिसॉल की बात करें तो 10.2 दैट इज द 1 एंड मेटानाइट्रोफिनॉल इज 8.3 दैट इज द 2। अगर ऑप्शन देखेंगे 3 4 1 2 एंड 3 4 1 2 देखते ही 3 4 1 2 आपके लिए आंसर हो जाएगा सेकंड। वैसे भी देखिए ए का जैसे 3 आया था वैसे मेरा पहला ऑप्शन कट हो गया था एंड तीसरा ऑप्शन कट हो गया था। बी का 4 आया, बी का 4 आया, यहां बी का 1 है, यहां बी का 4 है, इसके कारण हमारा ये भी कट हो गया। आंसर तो हमारा इतने से ही आ चुका था। तो बहुत प्यारा है, हमने साथ में आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वापस से बेटा ये पूरा एनसीईआरटी लेके आया हूं। मैं चाहूंगा इन सबको आज ही आप लोग, आप इसको मत देखिएगा, इसको मत देखिएगा, आप पहले इसका स्ट्रक्चर खुद बनाने की कोशिश करिएगा। वो स्ट्रक्चर आपको इस फॉर्म में भी सोच सकते हो आप, या एग्जाम में इस फॉर्म में भी दे सकता है। आपको डिकोड करना आना चाहिए जो कि क्लास में आपको सिखाया गया है। तो इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपका ये होमवर्क है, मैंने ऑर्डर लिख दिया है। याद रखना कि यहां पर देखना बेटा, इस वैल्यू को ध्यान देना 10.2 एंड 10.2 ये लगभग क्या है पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल और आर्थोक्रिसॉल का पीके वैल्यू लगभग बराबर है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने ऑर्डर की बात करी तो आप इफेक्ट लगा के ये ऑर्डर बता सकते हो। और यहां पे तो चीजें आपको बहुत आसानी से बताई जाती है। क्या शुरू में ये क्या है पैरा वाला, फिनॉल केस में ये आर्थो वाला, ये मेटा वाला और ये फिनॉल। अगर इसकी बात करें तो इसको याद करने का तरीका क्लास में तो पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन याद भी होना चाहिए। पीओ मत फिनॉल, पीओ मत फिनॉल। पी मतलब पैरा वाला, ओ मतलब आर्थो वाला, मत मतलब मेटा वाला और फिर फिनॉल। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो आप प्लीज इसको जरूर करना। हो सकता है एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी सेलेक्ट कर लेगा इन चार, कोई भी 4 इसमें से लेगा और आपसे कोरिलेट करा लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके सामने प्रोपीन दे रखा है। चलिए साहब रिएक्शन कराते हैं। हमने ले लिया आपके सामने प्रोपीन, दैट इज द CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराई B2H6 एंड H2O2 NaOH। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज है, B2H6 एंड फिर ले लिया उसने H2O2 NaOH। लिखो बेटा ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। प्रोडक्ट इज लाइक एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 एंड CH2OH। ये आपके सामने बना 1 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद उसने लिया PCC, पिरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ यहां से H2 निकलेगा एंड बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये आपके सामने बन गया, आपके सामने एल्डिहाइड। उसके बाद उसने लिखा CH3 MgBr। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, उसने लिखा आपके सामने CH3 MgBr। अच्छा केवल CH3 MgBr लिखा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसके अगले स्टेप में वाटर भी इंक्लूडेड है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ेगा। उसने वाटर नहीं दिया, इसे जानबूझ के मैंने भी वाटर नहीं रखा
क्योंकि एग्जाम का एज इट इज क्वेश्चन को उठाकर जे मेंस का है वो क्वेश्चन है, तो इतना याद रखना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे, इसमें नंबर 1 पर ये एंड नंबर 2 पर दिया है इसमें वाटर। तो यहां से इसने किया अटैक, CH3 माइनस ने किया यहां पर अटैक एंड बॉन्ड टूट गया अटैक, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2। यहां पे बेटा ये CH3 लगा दे रहा हूं, इधर मैंने लगा दिया CH3, ये CH3, ऊपर लगेगा O माइनस MgBr, लेकिन वाटर ले लिया तो सीधे फिर क्या हो जाएगा, इसको प्रोटोनेट करके बना लेगा एल्कोहल। एंड ऑप्शन जो आपका जा रहा है दैट इज द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें पता है, एनसीईआरटी का पेज नंबर कोटेड है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्यारा क्वेश्चन है, रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ। बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने में, कभी कभी बड़े बड़े रिएक्शंस को पढ़ने में छोटे छोटे पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको पॉइंट्स भी आपके सामने लेकर आए, क्योंकि क्वेश्चन चाहे छोटा हो, क्वेश्चन चाहे बड़ा हो, क्वेश्चन चाहे इजी हो, क्वेश्चन चाहे टफ हो, नंबर सेम होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। हमें डॉक्टर बनना है, हमें हर चीजों पर ध्यान रखना है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, मेरा पर्पस था आपको रिवाइज कराना, याद कराना। तो क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ना, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं ACTPP। ACTPP सर ये क्या है? A का मतलब होता है एडजॉर्प्शन, और P का मतलब होता है आपके सामने पार्टीशन। बहुत ध्यान समझना, A का मतलब हमारे सामने हो गया, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। और P का मतलब आपके सामने हो गया पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल याद करने का तरीका बता रहा हूं, एक्ट PP याद रखना। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का जो एग्जाम्पल है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दिस इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एंड दिस इज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो आपके सामने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इसका आंसर हो जाएगा दिस इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आप सीधे बोल सकते हैं एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। याद रखना, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका स्टेशनरी फेज होता है, बड़ा ध्यान सुना, इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड होता है, वो सॉलिड होता है, वो आपका हो सकता है सिल्का हो सकता है, वो आपका एल्यूमिना हो सकता है। लेकिन जो आपके सामने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इसमें अगर बात करें तो यहां पर जो स्टेशनरी फेज है वो वाटर ट्रैप्ड इन स्पेस, वाटर ट्रैप्ड इन स्पेस, वो स्टेशनरी फेज होता है। इसमें मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। हमारे सिलेबस में लिक्विड है, इसमें मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, हमारे सिलेबस में लिक्विड है। तो स्टेशनरी फेज के बेसिस पर भी मैंने इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। समझ में आया बेटा? तो ये चीजें रिवीजन करना। अच्छा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है लेकिन प्यारे क्वेश्चन हैं। आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं सब पूछने के लिए। चलिए साहब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड जो आपके सामने लिखा है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एक्राइलडिहाइड। इस कंपाउंड का नाम भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एक्राइल एल्डिहाइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोलीन, एक्रोलीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपसे लग गया होगा। सबसे पहले अगर बात करें इन तीनों में, तो ये पहला वाला जो आपके सामने है, पहला वाला जो आपके सामने है, ये इसमें हम लोग इजी से चीजों को समझा सकते हैं OCED से। OCED, ऑक्टेट चार्ज इयन एंड देन डिस्टेंस फैक्टर। पहले वाले में देखो सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है एंड हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है।
दूसरी बात है इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, वो भी क्लियर हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट अगर अनचार्ज है तो लगभग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दिख गए आपके सामने। एंड देयर इज नो सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, यानी ये आपके सामने बेटा ध्यान सुनो, ऑक्टेट कंप्लीट है, अनचार्ज्ड है, मतलब नो सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, नो सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज द मोर स्टेबल, यानी पहला वाला तो मोर स्टेबल होगा, बाकी चार्ज है। अब चार्ज में देखें, चार्ज में देखें बेटा ध्यान सुनो, यहां सेपरेशन ऑफ चार्ज है, सेपरेशन ऑफ चार्ज है, और सेपरेशन ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड एनर्जी, बहुत ध्यान समझना, उससे क्या होता है स्टेबिलिटी कम होती है। तो अब कैसे देखेंगे, ईएन फैक्टर से, दोनों ही चार्ज है, तो पॉजिटिव ऑन लेस ईएन एंड नेगेटिव ऑन मोर ईएन इज मोर स्टेबल। पॉजिटिव ऑन लेस ईएन, नेगेटिव ऑन मोर ईएन, यहां क्या है पॉजिटिव ऑन मोर ईएन, इसमें देखेंगे तो इसके पास आपके सामने 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकंप्लीट ऑक्टेट, इनकंप्लीट ऑक्टेट। अगर पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर ईएन, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर ईएन with incomplete octet, with incomplete octet, this is the insignificant RS, insignificant RS, इसको तो काउंट ही नहीं करते हैं, काउंट ही नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे कम स्टेबल आपका ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर आया, बहुत ध्यान सुना, यहां भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहां भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहां कार्बन का, यहां ऑक्सीजन का, लेकिन मोरियन पर पॉजिटिव विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हाईली अनस्टेबल। तो प्यारे बच्चों आपका जो ऑर्डर बनेगा, दिस इज द ऑर्डर। तो आंसर आपका जाएगा 1 देन 2 एंड देन 3, आंसर इज द थर्ड। चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए साहब एक बार ध्यान से देखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस अभी लिया गया था, ये एनसीईआरटी क्लास 11 के प्रॉब्लम 12.17 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी 8.17, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मैच द कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एसिड बेस इक्विलिब्रियम, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन पर आधारित है। एक कंसेप्ट आपका रिवाइज होगा यहाँ पे, और यही हमारा यहाँ पर मोटो था इस क्वेश्चन को देने का। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं एंड यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आइसोटोपिक है, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट आइसोटोपिक है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन Na से, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaNH2 से। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आपके सामने एक कंसेप्ट लेके आए हैं, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए। HA एक प्रोटिक एसिड को डिनोट करता है, प्रोटिक एसिड को डिनोट करता है, और ये HA आपके क्वेश्चन में कौन सा एसिड दे रखा है उसके हिसाब से आधारित होगा। चलिए साहब, एस का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ। जो भी एसिड आप कोरिलेट करने जा रहे हो, जो भी एसिड के रिएक्शंस को आप देखने जा रहे हो, उसको आपको यहां सोचना है। अगर उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है, वाटर से ज्यादा है, तो वो एसिड रिएक्ट विथ एक्वस NaOH और सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो ये हमने पहले क्वेश्चन में NaOH के साथ रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन रिवाइज करा दिया। अगर गिवन एसिड अमोनिया से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, अमोनिया से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, तो रिएक्ट्स विथ सोडामाइड, वो सोडामाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा। अगर गिवन एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, तो वह एसिड रिएक्ट्स विथ एक्वस NaHCO3 और सॉल्युबल इन एक्वस NaHCO3 एंड इवॉल्व CO2 गैस, और CO2 गैस इवॉल्व करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से देखना, दिस CO2 प्यारे बच्चों, दिस CO2 कम्स फ्रॉम बाइकार्बोनेट, दैट इज यहां पर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बिकॉज कोई भी एसिड बेस रिएक्शन जो होता है, एक बात याद रखना,
एसिड बेस इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ा होगा आपने कि वो वीक एसिड कंपोनेंट की ओर जाएगा, वीक एसिड कंपोनेंट की ओर जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल होता है एंड इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी की ओर जाती है। प्यारे बच्चों, इसमें H2CO3 का फॉर्मेशन होगा और H2CO3 बनते ही टूट जाएगा CO2 एंड वाटर में। तो H2CO3 के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड आया है, और वो H2CO3 कहां से आया है? सोडियम बाइकार्बोनेट से आया है। तो यानी ये जो CO2 है, ये कार्बन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ये कहां से आया है? वो यहां से आया है बेटा। वो कहां से आया है? वो यहां से आया है। ये CO2 है। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बन होता है वो CO2 बनकर नहीं आता। चलिए नेक्स्ट, ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक या एक्टिव H हो, एक्टिव H अपन जनरली बोलते हैं 3 या 3 से ज्यादा EN वाले से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, या फिर एसिडिक H हो। ये सारी चीजें आपको क्लास में बताई गई हैं, कैसे पहचानेंगे। सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, गुड़गुड़ करके H2 गैस देगा। क्या देगा बेटा? H2 गैस देगा। आइए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, और जहां तक मुझे पता है आपको अच्छे से याद है, एक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, जो कि एक बार रिवीजन भी करा देता हूं मैं आपके सामने। हमारा प्यारा राजस्थान क्लास में समझाया जाता है, लेकिन हमें पता है आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो और आपको उस 3 घंटे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी हर सब्जेक्ट के साथ लड़ना होगा और उनसे जीतना होगा। तो जितना फास्ट आप मेमोराइज कर पाएंगे चीजों को, सब कुछ समझ लिया आपने, रीजन पूछेगा मैं बताऊंगा, लेकिन चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा H से हो गया HCOOH फॉर्मिक एसिड। प्यारा P से हो गया PHCOOH बेंजोइक एसिड। राजस्थान R एल्काइल ग्रुप वाला, यानी RCOOH, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किससे होती है? H2CO3 से। तो ऐसे एसिड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे एंड CO2 गैस देंगे। तो चलो, क्या एक कार्बोक्सिलिक एसिड है? हाँ, रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा एंड CO2 गैस देगा। सर CO2 यहां भी लिखा है, CO2 यहां भी लिखा है, लेकिन सर हमको समझ में आ गया है कि CO2 का जो कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं, बल्कि कहां से आएगा? बाइकार्बोनेट से आएगा, NaHCO3 से आएगा। यानी इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो ये वाला C इन्वॉल्व होगा, और ये विदाउट आइसोटोपिक है तो ये R को रिप्रेजेंट करता है, तो A हो गया आपका R वाला। B वाला भी देखो, ये H2CO3 से ज्यादा एसिडिक, सारे वही बेंजोइक एसिड है, सब क्या है? ध्यान सुना, एग्जाम्पल में लिए हैं, यहां से हम कोरिलेट कर रहे हैं, तो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं। यही वाला कार्बन क्या बन के निकलेगा? CO2 बन के निकलेगा। तो ये आंसर हो गया आपके सामने, B क्या हो गया? Q वाला। ये कौन सा हाइड्रोजन है? क्या ये एसिडिक H है, एक्टिव H है? हाँ साहब। क्या ये H2 गैस देगा? देगा। C वाला जो हो गया आपके सामने S हो गया। एंड D सोडामाइड, ये अमोनिया से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। कौन? बेंजोइक एसिड। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए ये सोडामाइड के साथ रिएक्शन देगा और अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा P, यानी आपका आंसर हो गया RQSP, RQSP। एंड आपने बड़ी आसानी से टिक कर दिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा मकसद एक और था, एग्जाम के बहुत करीब आते जा रहे हैं। अगर क्वेश्चंस के थ्रू हम ही बहुत सारे कंसेप्ट, हमें पता है आप कहां कहां गलतियां कर सकते हो, क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो ये हमारी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी, आप सेलेक्ट होंगे, मान सम्मान हम टीचरों का भी बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ पूरा हमने न्याय किया है, एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, मैं फिर भी कहता हूं, आपको हौसला नहीं खोना है और ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, रेगुलरिटी के साथ, रिवीजन के साथ पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? कि आपको स्लीप साइकिल अपनी खराब नहीं करनी है। मेरे कहने का मतलब मिनिमम 6 घंटे की स्लीप लेनी ही है, क्योंकि ये जो हमारे सामने बायोलॉजिकल मशीन है, इसको रिलैक्स भी रखना है। तो रिलैक्स रहिए, कुछ भी प्रेशर दिमाग पर मत आने दीजिए, एकदम ईमानदारी से पढ़ते रहिए, ये सोच के पढ़ते रहिए जितना समय बचा है उसको ईमानदारी से मैं यूटिलाइज करूंगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। तो ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स
क्रैक इट।